ओके, कंपनी ऑडिट सबसे पहले तो सेक्शंस अपन ने 141 में अंदर एलिजिबिलिटी चेक किया था, 139 के अंदर अपॉइंटमेंट, 142 के अंदर रेम्युनरेशन, 143 के अंदर क्या पावर्स है, 144 क्या सर्विसेज अलाउड नहीं है, 145 146 क्या अलोंग विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट के साथ क्या क्या है, 147 में पनिशमेंट अगर कुछ काम नहीं करते तो 140 रिमूवल। कौन कर सकता है? एक सीए ही कर सकता है, और एक फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर सीए इन इंडिया प्रैक्टिसिंग, एंड एलएलपी में ओनली सीएस। फिर उसके बाद देखे थे कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। सीए फर्म सीए कंपनी नहीं बना सकता, एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, पार्टनर्स एक भी शेयर खरीद नहीं सकते। किस में? कैश। जिस कंपनी, उसका कंपनी का, उसकी होल्डिंग, उसका एसोसिएट सब्सिडरी, और उस कंपनी का एसोसिएट, होल्डिंग का एसोसिएट अलाउड है। फिर रिलेटिव्स खरीद सकते हैं, 1 लाख वैल्यू की फेस वैल्यू की शेयर्स खरीद सकते हैं, और वो भी अगर उससे ज्यादा हो गए तो 60 डेज के अंदर करेक्टिव एक्शन लेना अलाउड है। रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आते हैं ऊपर नीचे आजू बाजू पिच्चू, एंड सब स्टेप्स, सिर्फ स्टेप डॉटर नहीं, एंड भाभी एंड जीजू आर नॉट रिलेटिव्स, मतलब ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। उसके बाद 5 लाख तक का लोन लेना अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं, अपने रिलेटिव्स और वो कैश के अंदर, फुलोरा के अंदर। गारंटी 1 लाख तक की अलाउड है, 1 लाख के ऊपर की अलाउड नहीं है। फिर बिजनेस रिलेशनशिप आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ तो ठीक है, कुछ कुछ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सी इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डेली सर्विसेज रिलेटेड उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और इसके अंदर होल्डिंग के एसोसिएट इंक्लूडेड है। फिर रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, हाँ तो फिर या की मैनेजरल पर्सनल, तो फिर अलाउड नहीं है। जीजू अगर डायरेक्टर है तो मैं ऑडिट, और दीदी है तो नहीं कर सकता। जो जॉब करते उन लोग को ऑडिट करना अलाउड नहीं है, एक ऑडिट की लिमिट है 20 ही, उतने ही ऑडिट कर सकते हैं अपन। और तुम फ्रॉड करते हो, कोर्ट में पकड़ा जाता है और कोर्ट ने तुमको 6 महीने की सजा सुनाई है, तो वो 6 महीने तक तो ऑडिट नहीं कर सकते, उसके 10 साल तक भी नहीं कर सकते। 144 के अंदर बोला है तुम, तुम्हारे रिलेटेड पर्सन, एसोसिएट, ब्रांड, कोई भी उस कंपनी में, उसके होल्डिंग में, उसके सब्सिडरी में काम नहीं कर सकता। कौन से काम नहीं कर सकता उसका एक मेमोरी टेक्निक दिया था, आई एम राडा है, ठीक है, आई एम राडा है, आई निकालो निकालो, आई एम राडा है, आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, आई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यम मैनेजमेंट सर्विसेज, आई एम राडा का आर, हाँ रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स सर्विसेज, आर ए एक्चुरियल सर्विसेज, डी डिजाइनिंग इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ए है का ए अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, आई इंटरनल ऑडिट। तो इतने सारी चीजें अपने को करना अलाउड नहीं है सेक्शन 144 के हिसाब से। फिर उसके बाद अपन आए थे कि फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। पहले पूछो गवर्नमेंट कंपनी है क्या, अगर गवर्नमेंट कंपनी तो 60-30-60 में कैग, 30 में बोर्ड, 60 में मेंबर। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो 30-90, 30 में बोर्ड, 90 में शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हर साल नया माल, तो हर साल चेंज होता है, 180 डेज में अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, और कंपनी के केस में जनरली फर्स्ट से 6th एजीएम तक चलता रहता है। कैजुअल वैकेंसी हुई तो 30-30, कैग 30, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30, एंड नॉर्मल कंपनी है तो 30 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट अगर रिजाइन करके जाता है तो 30 प्लस एजीएम, ये करना जरूरी है। फिर उसके बाद अपन आए थे कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑडिटर, किसको किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड को एप्लीकेबल है, किसको नहीं है? ओपीसी स्मॉल, गवर्नमेंट प्राइवेट, वो उसका नहीं है, इसमें सिर्फ ओपीसी एंड स्मॉल ही है। और किसको किसको लिमिटेड वे से एप्लीकेबल बन सकता है?
प्राइवेट और पब्लिक। कैपिटल प्राइवेट का कितना होना चाहिए? 50 करोड़, और पब्लिक का 10 करोड़। टर्नओवर 100 करोड़, कुछ भी है। हाँ, पब्लिक के लिए 10 करोड़, प्राइवेट के लिए 50 करोड़, एंड लोन होना चाहिए 50 करोड़। इसमें टर्नओवर का कोई कंडीशन नहीं है। फिर रोटेशन के अंदर चेक करें कि पार्टनर इंडिविजुअल रहा तो 5 साल, पार्टनरशिप रहा तो 5-5 साल के 2 साल रहेंगे। कोई कॉमन पार्टनर रहा तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक्ट एप्लीकेबल होने के 3 साल मिलेंगे जिसके अंदर तुम ये चेंजेस कर सकते हो। ये भले अपॉइंट हुआ 5 साल के लिए, बीच में से रिमूव कर सकते हैं क्या? यस। शेयर होल्डर्स चाहिए तो विद इन पार्टनरशिप हम रोटेशन डिसाइड कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोटेशन डिसाइड कर सकती है। अगर कोई कॉमन ब्रांड नेम के अंदर काम कर रहे हैं तो एक अगर इलिजिबल है तो सभी के सभी इनएलिजिबल है। अगर एक आधा पार्टनर रिटायर होकर दूसरे फर्म में ज्वाइन करता है तो वो फर्म भी बेसिकली इनएलिजिबल बन जाती है, प्रोवाइडेड वो पार्टनर साइनिंग वाला हो। एंड अगर ज्वाइंट ऑडिट करे तो एक साथ सबको रिटायर नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अपन आए थे ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी की एप्लीकेबिलिटी बोलो सबसे पहले तो। लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी एप्लीकेबल है, किसको कंपलसरी नहीं है? ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट को एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद किसको किसको पब्लिक अनलिस्टेड को कैसे? कैपिटल, लोन और टर्नओवर, तो फिर वो एप्लीकेबल बन जाएगा। अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को बोलेंगे, शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे, ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। बट अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी इज लाइक मामा जी, मम्मी पापा को रिश्ता लाके देंगे, मम्मी पापा तुमको पूछेंगे, तो फिर रिश्ता डन हो जाएगा। अगर नहीं पसंद आता तो रीजंस दो, और रीजन सेटिस्फाइड होना चाहिए तो फिर डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे। फिर देखे थे रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 82 फॉर्म के अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर जनरल मीटिंग लेके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। एंड जो इस ऑडिटर को रिमूव करे उसको एक बात करने का मौका जरूर मिलेगा। और क्यों रिमूव करेंगे? अगर ऑडिटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी के साथ कोल्यूड होता है, अबेट करता है, या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, किसके साथ? कंपनी या डायरेक्टर है उसके ऑफिसर के साथ, तो फिर ट्रिब्यूनल सुओ मोटो या किसी पर्सन ने बोलने के वजह से ट्रिब्यूनल एक्शन ले सकती है। और ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि चेंज द ऑडिटर विद इन 15 डेज। फिर उसके बाद अपन आए थे कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। शेयर होल्डर के बीच में डिसीजन था, तो कंपनी शेयर होल्डर को पहले लेटर भेजेगी एजीएम का। जैसे शेयर होल्डर को लेटर भेजेंगे एजीएम का, शेयर होल्डर कंपनी को बोलेंगे हमको दो में से एक 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 तो ये जो ऑडिटर है ना ये नहीं चाहिए, बाकी कोई भी चलता, या फिर इसकी जगह एक दूसरा स्पेसिफिक नाम देंगे, इसको अपॉइंट करके दो। फिर कंपनी क्या करेगी? ऑडिटर को कांटेक्ट करेगी और बोलेगी शेयर होल्डर ऐसा बोल रहे हैं। फिर ऑडिटर रिप्रेजेंट लेंथ का एक रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। अगर टाइम है तो शेयर होल्डर को भेज देंगे, अगर टाइम नहीं है तो सीधा एजीएम के अंदर रीड करेंगे। बट ये जो राइट है ऑडिटर को एजीएम के अंदर रीड करने का, किसी को अगर ऐसा लगा कि इसका वो मिसयूज करने जा रहा है तो फिर हाँ, हाँ तो ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड रही तो फिर ये उसका राइट विड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद अपन आए थे कितने ऑडिट कर सकते हैं? कंपनी ऑडिट 20 कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट 60 कर सकते हैं। कंपनी ऑडिट 20 के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? ओपीसी स्मॉल डॉर्मन, हाँ प्राइवेट 100 करोड़ के नीचे वाला ये इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये कितने भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बड़े बड़े सिर्फ 20। और ये 20 पर पार्टनर है, पर फर्म है, कैसा है? पर पार्टनर पर फर्म। अगर एक आधे पार्टनरशिप फर्म में 3 सीएस है तो कितने कर सकते हैं? 60 कर सकते हैं। अगर एक आधा सीए 2 पार्टनरशिप फर्म में इधर भी उधर भी तो वो 40 कर सकता। दोनों के मिला के 20। ऐसा नहीं इस फर्म में 20 उस फर्म में 20, दोनों के मिला के 20 कर सकता है। और ये कब लिमिट चेक किए जाएंगी? जब साइन कर रहे तब, या ऑडिट लेते समय? ऑडिट लेते समय चेक किया जाएगा, तो इसके लिए करेक्टिव एक्शन ले सकते हो।
सीए को अपॉइंट कर दो, ऑटोमेटिक लिमिट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अलाउड है। अगर इसका कॉन्ट्रवेंशन हो जाता है तो फिर तुमको क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट लिया जाएगा आईसीआई के हिसाब से। और ये तो डिस्क्वालिफिकेशन में भी आता है, सेक्शन 143 में पढ़े थे ना, मैक्सिमम लिमिट 20। फिर उसके बाद अपन आए थे राइट्स ऑफ ऑडिटर एंड पावर्स, पावर्स एंड राइट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच में है और ब्रांच इंडिया में नहीं, तो कर सकते क्या अपन, कर सकते क्या, यस। तो किधर भी रखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच है तो ब्रांच, मैं तब बोला था ना एक लूपहोल। हम तो दुबई जाके आएंगे, एंड आने जाने का खर्चा अपने को जेब से भरना पड़ेगा क्या, नहीं, क्यों, रिम्बर्स किसने बोला होता, सेक्शन 142 रेम्युनरेशन में क्या बोला था अपने को, फीस तो फीस रहेगी, ऑडिट करने के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है अलग से, तो ब्रांच ऑडिट के लिए गए तो अपन वो, हाँ। फिर अपन इंफॉर्मेशन एंड डेटा में क्या फर्क है, प्रोसेस डेटा इज इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली जो डेटा दिया रहता है उसमें से मैं अगर कुछ बिल निकाल के दो बोले तो देना पड़ेगा क्या इनको, यस, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्टिंग की बुक्स भी चेक कर सकता हूँ क्या मैं, यस, अलाउड है। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है सब करना है। मैं कौन से पर्सन को कांटेक्ट कर सकता हूँ, ऑफिसर, डायरेक्टर, मैंने केएमपी, एंड एक पर्सन जो अकस्टम टू एक्ट, अकस्टम टू एक्ट मतलब किसी के इंस्ट्रक्शन पे वो चल रहा है, तो उसको। फिर राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर, क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ क्या मैं, हाँ, ऑडिट के रिलेटेड कौन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं दे रहा इंफॉर्मेशन या तुमको डिनाई कर रहा है सर, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू अपन मेंबर्स को बोल देंगे। राइट टू रिसीव अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, एजीएम का नोटिस तुमको आना चाहिए क्या, तो इसके टाइम मैंने क्या बोला था, राइट है, हाँ, इट्स राइट एज वेल एज ड्यूटी, कंपलसरी जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाना है तो एक ऑप्शन भी है क्या, कंपनी ने एग्जाम्प्ट कर दिए तो तुम अटेंड नहीं करे तो चल जाता है। और फिर और एक चीज है क्या, अगर तुमसे जाना नहीं हुआ तो रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, उस पर्सन के थ्रू अपन अटेंड कर सकते हैं। उसको बोलने का अधिकार है क्या, ऑडिटर को मीटिंग के अंदर बोलने का अधिकार है, मैटर कंसर्निंग टू, तो उसके रिलेटेड मैटर्स रहे तो ही वो बोलने का अधिकार है, अदरवाइज नहीं है। राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, हाँ, तो जो भी अपने को अपॉइंट किसने किया है, शेयर होल्डर्स ने किया है, तो जो भी कुछ मिलेगा अपन किसको रिपोर्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स को, दैट इज कि बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड बिलीव, हिज इंफॉर्मेशन मतलब जितनी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से मैं ट्रू एंड फेयर व्यू उनको दूंगा। राइट टू लीन क्या था, बहुत कुछ बोला था इसके अंदर, राइट टू लीन, सबसे पहले लीन को डिफाइन करो, लॉफुल पोजेशन, जिसने ऑडिटर ने काम किया है और उसी रिलेटेड फीस पेंडिंग है, तो ही तुम लीन अप्लाई कर सकते हो। तो लीन अप्लाई करना अलाउड है क्या, है, बट लीगली पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं है, सेक्शन 128 ने क्या बोला, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट किधर चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में चाहिए, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रहा तो भाई मेरे पास तो पोजीशन के लिए आ ही नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली लीन अप्लाई नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करो, उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैंने कुछ तो मैंने कैलकुलेशंस किए रहेंगे, वर्किंग्स किए रहेंगे, वो नहीं देता मैं, वो ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी, ऐसा किसने बोला, ऐसे 230 ने बोला, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230 ने ऐसा बोला कि ऑडिट के वर्किंग पेपर्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। इसके वजह से इसके ऊपर लीन अप्लाई करने का तो क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी है। फिर वो तुम्हारी प्रॉपर्टी में से कितना एक्सट्रैक्ट तुमको क्लाइंट को देना, ये तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली राइट ऑफ लियन है भी
नहीं। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो यहां से शुरू होना है, राइट। तो अभी अपने राइट्स तो पता चल गए 143 के अंदर क्या क्या थे। एक्सेस द बुक्स, राइट टू इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट टू द एजीएम की नोटिस आना, राइट टू लीन। तो ये सब अपने 4-5 राइट्स थे। तो जैसे ये राइट्स है वैसे कुछ ना कुछ तो ड्यूटीज भी तो रहेंगे। हाँ, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन अ सर्टन मैटर्स, है कि नहीं तुम्हारे पास ये? हाँ, तो क्या क्या ऑडिटर की ड्यूटीज है? Whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, and whether the terms on which have been made prejudicial to the interest of the company. Underline ये जो चीजें हैं। अभी इसके अंदर क्या है कि whether the made by the company, made by the company, made by the company मतलब, एक मिनट, हाँ, अरे यार, हट रहा भी नहीं है। हम्म, हाँ, कंपनी के लिए। हाँ, तो प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं वो चेक करो। अगेन, ये मैंने किसी को लोन दिया, मैंने मतलब कंपनी ने किसी को लोन दिया। हाँ, तो कंपनी ने किसी को लोन दिया तो उससे सिक्योरिटी लेंगे कि नहीं प्रॉपर? भाई 10 लाख का लोन दे रहे तो 10 लाख की प्रॉपर्टी भी तो लो, एक्चुअली 10 के ऊपर की लेना। तो प्रेजुडिशियल वर्ड पहले हुआ है क्या लॉ में? प्रेजुडिशियल नहीं हुआ। ओके, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर मतलब जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो जस्टिफाई करे। जाओ स्टार्टिंग के ग्लोसरी में ऐड करो अपने ऑडिटर। प्रेजुडिशियल, प्रेजुडिशियल मतलब जस्टिफाई। हाँ, whether the transactions of the company which are represented merely by the book entries are prejudicial to the interest of the company। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई इंटरेस्ट सिर्फ मेयर बुक एंट्रीज, मेयर बुक एंट्रीज का मतलब, हाँ, सिर्फ नाम के लिए एंट्रीज मारे, खुश करने के लिए, क्या फायदा है? अभी रियल में है नहीं। अभी जब जो तुम्हारा घर है, से फॉर एग्जाम्पल एक ही घर है, घर का वैल्यू तुम्हारा 10 गुना हो गया, अचानक से तुम्हारे आजू बाजू कुछ तो आ गया, बड़ा मॉल, बड़ा दवाखाना, हाईवे, ऐसा कुछ तो आ गया जिसकी वजह से तुम्हारे घर का वैल्यूएशन 10 टाइम्स हो गया। मुझे बोले तुमको इसका क्या फायदा है? वैल्यूएशन बड़ा है कि नहीं? फायदा तो है, बट बेचने वाले तो है नहीं क्योंकि घर है। ठीक है, घर को बेच के जाएंगे किधर? हाँ, सो बेसिकली, हाँ, यहाँ पे वैल्यूएशन बड़ा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, रियल में अपन ट्रू एंड फेयर वैल्यू बुक करने के लिए AS10 PP ट्रू एंड फेयर वैल्यू आना, तो अपन इसका वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट अलाउड है ना? हाँ, तो रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। हाँ, तो ये रिवैल्यूएशन के नाम पे कि कोई भी चीजों के वैल्यूएशंस बढ़ा रहे, चलता क्या? नहीं। तो कोई बुक एंट्री से मत बनाओ। इसका एक एग्जांपल अपन ने जो एकदम जहां पे ऑडिट शुरू किया था ना तब लिया था, 31 मार्च के पहले सेल और 5 अप्रैल को सेल से रिटर्न। इससे क्या होता, सेल बढ़ जाता। तो ऐसी चीजें नहीं करना। whether the company not being an investment company or a banking company, whether so much of the assets and company consist of the shares, debenture and other securities are sold at a price less than that of they are purchased by the company। वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी
नहीं है, मतलब ब्रोकिंग कंपनी नहीं है, बैंकिंग नहीं है, और तुमने शेयर डिबेंचर खरीदे और जितने पे खरीदे उससे कम भाव में बेचे, ठीक है, परचेज किए उससे कम भाव में बेच दिए, लॉस में बेसिकली। प्रॉब्लम क्या है भाई? मेरे को बोलो, शेयर मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। एक बच्चे बच्चे को पता है, ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो इन्वेस्टर है उसको लॉस ही नहीं होगा कभी शेयर मार्केट? ऐसा कोई इंसान है इंडिया में कि जिसको एक बार भी लॉस नहीं हुआ? इवन राकेश झुनझुनवाला कभी कभी ना कभी तो लॉस हुआ रहेगा, कभी ना कभी तो क्या है, कोरोना के टाइम पीरियड में 100% हुआ लॉस, तो फिर क्या गलत है इसमें? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं बोल रहे, ऐसा बोल रहे क्या इन्वेस्टमेंट करे तो रिपोर्ट करो, लॉस हुआ तो रिपोर्ट करो बोल रहे। हुआ तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है फिर? ये चीज देखो, ये क्या है, एन ऑडिटर, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू एनक्वायर ऑन सर्टन मैटर्स। एनक्वायर मतलब इसके बारे में डिटेल जानो, जरूरी नहीं कि ये गलत है। देखो, ये जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं गलत नहीं है, आपने को सिर्फ ये चेक करना है यहाँ पे गलती तो नहीं है। डिफरेंस समझा नहीं समझा? दीज आर द पॉसिबल प्लेसेस जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है, ससेप्टिबिलिटी टू टू फ्रॉड है, ये सब चीजें। तो अपने को यहाँ पे ये चेक करना है, तो क्या चेक करूं सर, फ्रॉड है कि नहीं, कहाँ पे चेक करूं? हाँ जा, लोन दिए, वहां के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़, ऐसा हो सकता ना? कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे रही 0%, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉयज को लोन दिए बिना सिक्योरिटी के, एम्प्लॉय को निकाल दिए फिर भी लोन चालू है। हाँ, तो वहां पे समझ, वो 31 मार्च के पहले का सेल, अप्रैल के पे सेल्स रिटर्न, ऐसा। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट लॉस पे सेल हो रहा है तो वहां पे जाके क्वेश्चन पूछो, क्यों भाई, क्यों सेल किया? नहीं सर, स्टॉप लॉस हिट किया। अब स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है। तो पूछो कि क्यों बेचा, फंड्स की जरूरत थी क्या, या कंपनी के बारे में बैड न्यूज आ गई, गवर्नेंस में कुछ इशू हुआ, न्यूज आ गई, इसके वजह से बेचे। हाँ, बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, लॉस में बेचो, बट तुम्हारा काम क्या बनता है? एनक्वायर करो, इंक्वायरी करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, तो यहाँ पे जहाँ पे जगह है वहां पे लिखो, ये चीजें गलत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पूछना है कि कुछ गलत तो नहीं है। ये ऊपर की जो चीजें है ना, अभी अपन जो पढ़ रहे एफ तक, ये चीजें गलत नहीं है, सिर्फ चेक करना है, यहाँ पे गलती तो नहीं है, चेक करना है यहाँ पे गलती तो नहीं है। ओके, with the loan and advances made by the company have been shown as deposits, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक अपने कंपनी ने लोन दिया, लोन देते समय पैसा आता या जाता? पैसा जाता। बैंक में डिपॉजिट किया एफडी, तो पैसा आता या जाता? अबे, हाँ, कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो है, डिपॉजिट के टाइम पे भी कैश जा रहा, लोन देते समय भी कैश जा रहा, तो अकाउंटेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकती है, जब लोन दिया उसको लोन नहीं बताएंगे, डिपॉजिट बताएंगे, तो लोन की जगह डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट के ऊपर भी इंटरेस्ट आता है, लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट आता है, तो वेरी नाइसली लोन को क्या बताएंगे, डिपॉजिट बताएंगे। तो बीसीए से मैंने पैसे उठाए, बीसीए की बुक्स ऑफ अकाउंट में बीसीए हैव डिपॉजिटेड द मनी विथ ईयर आवर्स। मैं ऐसा कौन हूं जो ये मेरे पास डिपॉजिट कर रहे, वेदर आई एम अ बैंक? नो। तो
कितनी सही बात है ना, लोगों को डिपॉजिट बता दो। हाँ, बीसी एज, और एक याद रखो, लोन के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है, डिपॉजिट के लिए नहीं है। तो डिपॉजिट अगर बताया तो बीसी ने पैसे मेरे पास रखे, तो मैं क्या बोलूंगा, बीसी ने रखे, मैं सिक्योरिटी क्यों दूं? याद आ रहा है एसपी का डिस्कशन, डिबेंचर वर्सेस डिपॉजिट्स। हाँ, तो डिपॉजिट अगर मैं बताऊं तो सिक्योरिटी का क्वेश्चन ही नहीं आता। तो पॉसिबल है कि नहीं कि ये हेरा फेरी हो? तो तुमने क्या चेक करना चाहिए, डिपॉजिट्स किसके पास होने चाहिए, बैंक्स वगैरह ऐसी चीजें, या फिर पब्लिक डिपॉजिट सेक्शन 73, 74, 75, 76, तो वो चीजें चेक करना चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ, एक तो पब्लिक डिपॉजिट या बैंक होना चाहिए, लोन शुड नॉट बी कवर्ड अप एज अ डिफॉल्ट। तो ऐसा तुमको बड़े बड़े कंपनीज में बहुत झोलझाल दिखेगा, दोनों ट्रांजैक्शन सेम है, तुमको समझ में भी नहीं आएगा लोन है या डिपॉजिट है, सिंपल है, पैसा जा रहा। नेक्स्ट, whether personal expenses have been charged to revenue account. पर्सनल एक्सपेंसेस इधर नहीं आना, एग्जांपल क्या दिया था, सेक्रेटरी को रिंग गिफ्ट दिया, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, हाँ एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में रिंग नहीं देना, ठीक है, लिखो बाजू में कुछ तो, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में रिंग नहीं जानी चाहिए। अगर स्टिकी नोट है तो वो ऊपर वाला भी बताओ, लोन में भी पैसा जाता, डिपॉजिट में भी पैसा जाता, लोन में भी इंटरेस्ट आता, डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट आता, इट इज वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है कि तुमने किसको दिया, अगर बैंक को दिया तो ही डिपॉजिट होगा, पर्सनल पर्सन को दिया है तो लोन है। अभी ऐसी चीजें तुम्हारे ऑडिट करते समय तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। बहुत लोग बैलेंस शीट में डिपॉजिट देते छोड़ देते, भाई डिपॉजिट में जाके चेक करो क्या है ये। इसलिए क्या करने का, एक बड़े कंपनी का डायरेक्टर बनने का, फिर अपने बच्चे का नाम रखने का, नाम ही रखते समय शिवा लिमिटेड, उसका नाम ही रख देने का, फिर कंपनी से लोन लेने का अपने बच्चे के नाम पे, तो डिपॉजिटेड टू शिवा लिमिटेड, तो पॉसिबल है वे कॉर्पोरेट को डिपॉजिट दिया ऐसा लगेगा, नाम में लिमिटेड लगा देने का बच्चे के, कंफ्यूजन। पकड़ के मारेगी वो अलग बात है, पर ठीक है। मजाक नहीं, नाम में अगर बैंक लगा दिए तो यस बैंक, आज से तेरा नाम यस बैंक। Next, F. Whether it is stated in the books of accounts of the company that any shares have been allotted for cash and cash has been actually been received. शेयर इशू है कैश के लिए, तो भाई चेक करो रियल में कैश आई क्या, शेयर बेच सकते क्या फॉर कैश? यस, कैश इज ए लीगल टेंडर, तो तुम कर सकते, नो प्रॉब्लम। In respect of such allotment, if no cash has been received, whether the position is stated in the books of account and the balance sheet is correct, regular and not misleading, अगर नहीं रिसीव्ड है, नो कैश को अंडरलाइन नहीं करे वहां पे, नो कैश। अगर सच में कैश नहीं मिली तो बैलेंस शीट में बताओ, जब शेयर इशू की और उसके रिलेटेड कैश नहीं आती तो अपन क्या रिप्रेजेंटेशन देते, कंपनीज अकाउंट्स है, कंसीडर अदर देन कैश, और कैश बोल रहा तू, मैंने क्या बोला, शेयर इशू किए, कैश नहीं आई, तो मेरे कंपनीज अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ तो फोर फीचर तो बहुत आगे के। पहले तो कॉल्स इन अरियर्स में डाल, कॉल्स इन अरियर्स में डालो, हाँ तो वो प्रेजेंटेशन है कि नहीं, लिखो बाजू में कॉल्स इन अरियर्स। हो गया, ओके, हाँ
Next, the opinion of the research committee of Institute of Chartered Accountant is reproduced below. तो ICA के हिसाब से और क्या क्या चीजें? The auditor is not required to report on the matters specified in subsection 1 unless he has any special comment to make on any of the item referred therein. Underline करो unless comments to make on it. मतलब ये 1 to A to F मैंने इसके ऊपर क्या लिखा के दिया था? ये इंक्वायरी के लिए क्या लिख के दिया था? ये गलत है या नहीं है? क्या कर रहे हैं अपन? चेक कर रहे। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि 1 to F जो है ये तुम चेक करो, अगर गलत है तो ही लिखो, गलत नहीं है, कुछ भी नहीं मिला तो चुपचाप बैठो। मतलब ऐसा नहीं, तुमको ऐसा लिखने का है लोन एंड एडवांसेस करेक्ट है, मेयर ट्रांजैक्शंस नहीं है, कैश के लिए है, डिपॉजिट्स नहीं, ऐसा लिखना नहीं है तुमको। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन नहीं है ये, तो तुमको सब चीजों के ऊपर ट्रू है तो ट्रू लिखना, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना, ऐसा नहीं है। तुमको क्या करना है? चेक करना है, गलत मिला तो ही लिखना है, तो ये बाजू में लिखो ऐसा। गलत रहा तो ही रिपोर्ट करना है, अदरवाइज चुपचाप। हाँ, if he is satisfied as a result of inquiries, he is no further duty to report. इंक्वायरी किया मैंने, भाई कैश में सेल ये शेयर लॉसेस में क्यों गए, तो उसने उस दिन का न्यूज बताया, सर देखो इसके ऑडिटर ने रिजाइन किया, शेयर गिर गया है तो हमने बेच दिया, तो ठीक है, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, लॉस में बेचा, ओके गुड, तो ऐसा है तो ठीक है। If such cases, the content of auditor's report will remain exactly the same as auditor has inquired and apply his mind of information elicited to the inquiry and decide whether or not to reference to need. कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बेसिकली तुम अगर satisfied है ओके, अदरवाइज छोड़ दो। Auditor has to consider his duties under section 143 subsection 1. Therefore, it could be said that auditor should make a report to the member in case he finds any answer to this matter is adverse. अगर कुछ गलत रहा तो ही रिपोर्ट करना है, अदरवाइज नहीं, चुपचाप बैठो। ड्यूटी टू साइन एज ऑडिट रिपोर्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो चीजें अपन ट्राई करेंगे। ड्यूटी टू साइन एज ऑडिट रिपोर्ट, मेरा क्लाइंट है मुंबई, क्लाइंट है मुंबई, ऑफिस है हैदराबाद, ऑफिस है हैदराबाद, क्लाइंट है मुंबई, जिस दिन पे मैं साइन कर रहा हूं मैं बैठा हूं दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि जब ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं तो उसके डेट एंड प्लेस जो होता है वो प्लेस कौन सी डालनी चाहिए? प्लेस हैदराबाद जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है, मुंबई जो क्लाइंट का एड्रेस है, दिल्ली जहां पे मैं साइन कर रहा हूँ। क्या लगता है? ऑफिस क्या हैदराबाद के एड्रेस पे, सर क्लाइंट के ऑफिस के, बचा एक ऑप्शन वो भी बोल दो। हाँ क्या लग रहा? क्या भी करो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, कभी तुमने ऐसा ऑब्जर्व करे, तुम्हारे कोई तो बड़े पापा रिलेटिव्स जब ये लोग जब साइन करते हैं ना, आप लोग सिर्फ साइन करते हैं जनरली, और ये लोग साइन करते हैं और नीचे डेट डालते, देखे क्या? किसी को तो ऑब्जर्व करे ऐसा जो साइन के नीचे डेट डाल देता है? तो वो डेट डालते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए किस तारीख को डेट हुई है। तो प्लेस भी इंपॉर्टेंट है कि तुम जब साइन कर रहे हो प्लेस क्या इंपॉर्टेंट, तो प्लेस हमेशा तुम जहां हो वहां की होती है, दिल्ली की सिग्नेचर आएगी, तो दिल्ली प्लेस लिखने आना चाहिए ना, मुंबई क्लाइंट का प्लेस ना ऑफिस का एड्रेस, तुम जहां हो वहां से साइन करना। बाथरूम में सर, बात ऐसा नहीं, तो लोकेशन मतलब वो गांव की बात चल रही है सर। ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट एज पर सेक्शन 145 ऑफ द कंपनीज एक्ट, याद है वो स्टार्टिंग में अपन ने
चेन बनाए थे एकदम स्टार्टिंग का दूल्हे वाला, उसमें 145 146 लिखा था ना कि क्या है, और ऑडिट के साथ अपनी ड्यूटी ऑडिट टू साइन एज पर सेक्शन 145 ऑफ द कंपनी चेक। ओके, थर्ड है। हाँ, तुम्हारा नंबर आगे पीछे कंटेंट सेम है, डोंट वरी। ड्यूटी टू साइन है तुम्हारे पास, चेक करो वहां पे जो। हाँ, as per section 145 of the Companies Act, the person appointed as an auditor of a company shall sign the audit report or sign on clarify that the documents of the company in accordance with the provision of section 141 subsection 2। तो जो एलिजिबल है वही पर्सन साइन करेगा, एंड पर्सन जो अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर है वही करेगा, ठीक है। नहीं तो मेरे पास ऑडिट करने को दिए, मैं बीमार पड़ा, कोई और साइन कर रहा तो नहीं चलता है। ये इंपॉर्टेंट बाजू में लिखो, पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, जिसको अपॉइंट किया वही साइन करेगा, दूसरा कोई नहीं साइन कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता दूसरा कोई साइन? ओके सर, ऑडिटिंग पूरा इसने किया, साइन दूसरा कौन क्यों करेगा? ओके, और दूसरा? वेरी गुड, कैपेबिलिटी। ओके, लायबिलिटी। मेन चीज एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, चेक करे मेरे बारे में और साइन करे किसी और के, वो एलिजिबल है नहीं है, वो चेक करेंगे कि नहीं। और होल पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट इज वेस्ट। शेयर होल्डर ने ढूंढ ढूंढ के तुमको लाए दूल्हा, और एंड टाइम पे दूल्हा चेंज कर रहे हैं। बोले पूरे रस्में दूल्हे के साथ करेंगे, फेरे लेते समय दूल्हा चेंज। सो वैसा नहीं चलता है। दोपहर जिसको दूल्हा बोल के लाया, सुना सर ये बीमार पड़ गया है, जब तक के लिए इसको चलावा। ऐसा नहीं चलता है। हाँ, पर्सन अपॉइंटेड शेल साइन, ठीक है। बाजू में लिखो, दूल्हा चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, चाइना में। हाँ, हाँ, सेक्शन 141 सब सेक्शन 2। हाँ, firm including a limited liability partnership is appointed as an auditor of a company. Only the partners who are chartered accountants shall authorize to act as a sign on behalf of the firm। ये तो अपन ने 141 में पढ़ा था कि नहीं? एलिजिबिलिटी, एलएलपी में सीएस है वही साइन कर सकते हैं। The qualification, observations or comments on a financial transactions or matters which have a adverse effect, adverse costing में पढ़ा था, गलत। on the functioning of the company mentioned out, shall be read before the company in annual general meeting। shall be read, जो भी गलत है वो रीड करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं रिपोर्ट में लिखा है पढ़ लियो, अच्छा अच्छा लिखा है तो नहीं पढ़ने का है, गलत गलत है तो ही पढ़ने का है। ड्यूटी टू कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो, जब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अपन ने इंप्लीमेंटेशन देखा था चैप्टर 1 के अंदर, तो वहां पे क्या बोला था? आईसीएआई ने बोला है कंपलसरी फॉलो करना है स्टैंडर्ड्स को, ये फर्क को नहीं, आईसीआई ने बोला है सीएस को। तो एक्ट में भी तो बोलना चाहिए। अभी मैंने क्या बोला? मैं ऑडिट कर रहा हूं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से, क्लाइंट बोल रहा है ये प्रोसीजर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम क्या बोल रहे हो? कैसे क्या नहीं? हमको आईसीआई ने बोला है। वो बोले आईसीआई किसको बोल सकती? तुझे। तो तुझे कुछ कुछ भी बोले, मेरे कंपनी के साथ ऐसा नहीं करने का, तो क्लाइंट बोल सकता है ना, डोंट फॉलो एसएस, काम करते समय तुम ये तरीका मत करो। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं इसी तरीके से करूंगा क्योंकि मुझे आईसीआई ने बोला है। तो भाई ऐसे तुझे बोल रही है, काम तो मेरे पे हो रहा है ना, मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, तो ये जो चीजें है, क्लाइंट को भी तो कहा ना कहा पे तो अप्लीकेबल होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 143(9) सबसेक्शन 9 ये कंपलसरी करती है कि ऑडिटर ने कंपलसरीली फॉलो करना। और मैं अभी क्लाइंट को बोल सकता हूँ कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल है ना शाने तेरे को, तो कंपनीज एक्ट ने बोला है। इसका एक एग्जांपल, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट सपोज एक आधा तुम्हारा रिलेटिव कोई तो दूर का पर्सन हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो तुम अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मूवीज में देखे रहेंगे ना, साइन करो ऑपरेशन के पहले, ऐसा तुमको साइन करने लगा है,
पूरे रिलेटिव तुमको आगे करे, बोले बहुत होशियार है तू, कर, साइन करने लगाए। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, डॉक्टर तुमको सब चीजें बताएंगे ऑपरेशन करने के पहले, ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है, और तुमको सब पूछेगा भी कि ऐसा ऐसा ये प्रोसीजर है, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट खुद होके बोल रहा है कि मेरे को ये नहीं करवाना है, डॉक्टर फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, भले ही तुमको बचाने के लिए चीज है, वो बोल रहा है कि तुमको एनेस्थीसिया देना पड़ता। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने की दवा। वो बोले बेहोश करना नहीं, बोले बेहोश नहीं करने का, मेरे को ऐसा देखने का, बोले लाइव। तो डॉक्टर फोर्स नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से प्रोसीजर है भाई, में पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, तो वो डॉक्टर बोल रहा भाई ऐसा करना पड़ता है, नहीं 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 नहीं, किधर बोला, बोले डॉक्टर्स के एक्ट में बोला है, तो मेरे को एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, तो जब ऑडिट कर रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड आईसीआई ने बोला था, तो कंपनीज एक्ट ने भी बोला है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 of the Companies Act, every auditor shall comply with the auditing standards. Further, as per section 143 as the act, central government may prescribe the standards of auditing. ये एक लाइन तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाली है। मतलब तुम्हारे आईडीएस हुए क्या? इन नहीं नहीं, इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड्स, ओके, सीए फाइनल में आएंगे। सो अकाउंट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनकम टैक्स के भी स्टैंडर्ड्स है। आज के तारीख में तुमने ऐसा पढ़ा रहेगा इनकम टैक्स में कि इनकम टैक्स फिलहाल ऐसा बोलता है कि आईसीआई ने जो स्टैंडर्ड्स दिए अकाउंटिंग वो फॉलो करो, इनकम टैक्स में वैसा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स ने ऐसा पहले बोला था, और ऐसी एक लाइन डाली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद के इनकम के स्टैंडर्ड्स निकाले, इनकम रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स। तो अभी इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई ने दिए। इनकम टैक्स को अपना ईगो है, बोले मैं किसी और का झूठन नहीं लेता, मैं खुद के स्टैंडर्ड्स बनाता हूं, और उन्होंने 2 स्टैंडर्ड्स बनाए, AS1 एंड AS2। क्या करे, कॉपी पेस्ट करे आईसीआई का, सिर्फ नाम ऊपर चेंज करे, बोले मैं झूठा नहीं लेता, बट उनका पैक करके मेरे डब्बे में रख सकता। so, हाँ, तो बेसिकली वैसा ही जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, फिलहाल कौन दिया है, आईसीआई। ये बोल रहे कि आईसीआई का हम क्यों सुने, कंपनी से खुद के बनाएगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, सो स्टैंडर्ड तेरा भाई बनाएगा। तो ऐसा है, ये बोल रहे हैं अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स निकालती है, तो तुम्हारे आईसीआई के बाजू में पड़ जाएंगे, और इसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। May prescribe the standards of audit as recommended by the Institute of Chartered Accountant of India in consultation with the after examination recommendations by the NFRA national। ये पता है कि नहीं नफरा? नफरा एक ऐसी चीज है जो अपने को नफरत करने लायक है। ये आज तक आईसीआई वाज द बाप। हाँ, इसका सौतेला भाई निकला है, ठीक है, नफरा। ड्यूटी टू रिपोर्ट, हाँ ये था तुम्हारा ट्यूशन, ड्यूटी टू रिपोर्ट। हाँ, whether he has sought and obtained all the information and explanation which is best of his knowledge and belief, his were necessary, सेम नहीं है बेबी, ठीक है, तुम्हारे चीज में से पढ़। Okay, duty to report. Under section 143 subsection 2, the auditor shall make a report to the members of a company on account of examined by him on each and every financial statement. Auditor shall make a report to members examined by him on every financial statement which are required under this act to be laid before the company's general meeting, and report shall take into account the provisions of this act. अभी रिपोर्ट करते समय तुमको प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, which are required to be included in audit report under the provisions of this act and rules made thereunder or any order made under subsection 11। तो जो कंपनीज एक्ट ने बोला है
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो बोला है एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने बोला, इन तीनों के हिसाब से तुमको चेक करना है। चेक करके कुछ गलत मिला है तो रिपोर्ट करना है और एनुअल जनरल मीटिंग में जाके बोलने का है। Further, auditor has to report whether the best of his information and knowledge, the said account finance is true and fair. तो ये हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे एखादे ऑडिट करे उसमें फ्रॉड मिला तो डायरेक्ट खुद को टेंशन में मत लाओ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या चीज बताई थी इसके लिए मैंने? नहीं नहीं नहीं, बहुत दूर चले गए तुम। मैंने एकदम बहुत पहले कुछ बताया था कि फ्रॉड मिला तो तुम्हारी गलती है कि नहीं, उसके लिए। फ्यूचर में हाँ, दो बुक्स ऑफ अकाउंट है ए एंड बी, मुझे बी बताया तो मैं बी के ऊपर से ओपिनियन दिया, ए मुझे बताया ही नहीं, फ्रॉड मिला ए में, मेरी गलती है क्या? और एक चीज बताया था मैंने, पेंटिंग, सामने पेंटिंग देख रहे तुम, पीछे से कोई चोरी लेके गया पेंटिंग और कोई पूछ रहा कि भाई तू तो अंदर ही था पेंटिंग के हॉल के अंदर, तेरे सामने तू जब प्रेजेंट था हॉल के अंदर, चोरी हुई मतलब चोरी तूने की कि भाई मैं इस पेंटिंग को देख रहा था, पेंटिंग पीछे वाली चोरी हुई जो कि मैं देखा ही नहीं, मेरी गलती है क्या? नहीं। तो ये याद रखो हमेशा कि अपने को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले उसके हिसाब से ही अपन ओपिनियन देंगे, अपनी गलती अदरवाइज नहीं है। हाँ, हिज इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट। हाँ, द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स एज एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो, ये तो ठीक है। With the company has disclosed the impact, if any, on pending litigations on a financial position. कंपनी के अगेंस्ट कुछ लफड़ा है और उसका इम्पैक्ट तुम बता रहे कि नहीं। Whether the company has made a provision as required under any law or accounting standards of material foreseeable losses, if any, as long as the terms of contract being हाँ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर्सिएबल मतलब फ्यूचर में पर मैं देख सकता हूँ ऐसे लॉसेस। कंजर्वेटिज्म अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच लिखो। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलता है? लॉस पहले रिकॉर्ड करो, तो कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करने की बात कर रहा है, लिखो बाजू में कंजर्वेटिव अप्रोच। हाँ, whether there is any delay in transferring amounts required to be transferred, invest education and protection fund, ये कब आता? IEPF। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, 30 दिन में नहीं हुआ तो अलग अकाउंट में रहता है 7 साल, तो 7 साल। हाँ, तो ये जो हम्म, बेटा पहले एसपी में सीखिए। हाँ हाँ, तो हाँ, तो वो as per section 143 subsection 3, auditor's report shall also state whether he has sought and obtained all the information and expressions which are best of his knowledge and belief were necessary. हाँ, has sought and obtained necessary of his belief। अभी यहाँ पे क्या है, तुम ऐसा हमेशा नहीं बोलना कि मेरे सामने जितने डॉक्यूमेंट थे उसके हिसाब से ओपिनियन मैंने दिया। he has sought and obtained, तुमने मांगने भी तो चाहिए। क्लाइंट क्या बोलेगा कि सर उसने मांगा ही नहीं तो मैं दूं क्यों? तुम मांगो तो मैं देता था, तुम मांगे नहीं। नहीं नहीं, मैंने जितना चेक किया ना, क्या करना, एक परचेस का बिल, एक सेल का बिल मांगो, एक असेट का बिल, एक लाइबिलिटी का बिल, 4 बिल चेक करो। क्या बोलो? बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। मैंने एक एक बिल चेक किया, एक बिल में कुछ गलत नहीं मिला तो चलेगा क्या ऐसा? तो वो क्या बोल रहे हैं? हैज sought and obtained, तुमने मांगना चाहिए, मांगने के बाद वो नहीं दिए तो गलती तुम्हारी नहीं है, तुम मांगे नहीं तो तुम्हारी गलती है। ठीक है? हाँ, नहीं सर डर लग रहा, ना बोले तो सामने वाला, अरे बोलो तो सही। तो सामने वाला ना बोले हाँ बोले, वो सामने वाले की इच्छा है, पर जब तक तुम एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो दूल्हे पे चला गया, मैं कितनी अच्छी लाइन सेटअप करके रखा, कैसे है? ठीक है। हाँ, स्कूल में होता ना,
बात ही नहीं करते, डर लगता बोले कि सब जो अच्छा खासा फ्रेंडशिप है वो भी खत्म हो जाएगा बोले। तो उससे अच्छा ना आदमी बोल रहा ही नहीं है, टीचर के साथ बोल। ओके। हाँ, जब तक बोलेंगे नहीं सामने वाला कुछ आंसर देगा नहीं, और तुम बोल रहे इसलिए और मन के मन में ख्याली पुलाव शब्द बना दिए, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ, हैज बॉट एंड ऑब्टेन। हाँ, तो देखो मांगा नहीं लिखो बाजू में, मांगा नहीं ऑडिटर की गलती, मांगने के बाद दिया नहीं क्लाइंट की गलती। हाँ, whether in his opinion proper books of accounts as required by the law has been kept. So far as appears for his examination, and those books and proper returns adequate for this purpose as audit has been received from the branches not visited by him. And क्या books and returns received from the branches he has not visited. तो जिस ब्रांच पे तुम नहीं गए उस ब्रांच से तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए कि नहीं। क्या बोला है, ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय, तो तुम चाहिए तो विजिट कर सकते हो ब्रांचेस, और तुम्हारे पास ये राइट है। ठीक है, वो बोला तुमको दुबई क्यों जाने का है, राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जा सकते हो। वेदर द रिपोर्ट ऑन सच अकाउंट्स ऑफ एनी branch officer of a company auditor under section by the company other than the company's auditor have been sent under the proviso of the subsection report on accounts of any branch office। मतलब यहाँ पे लिखो बाजू में, ब्रांच दुबई और वहां का ऑडिटर दुबई का सीए। तो क्या होता है कि जो ब्रांच होती है, जनरली ब्रांच का ऑडिटर कोई और होता है, तो हर जगह तुम ऑडिट नहीं करेंगे। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था डी मार्ट या एसबीआई, एसबीआई की इतने ब्रांचेस है, तुम ऑडिट कर सकते हैं क्या अकेले? तो क्या होता है, हर ब्रांच के लिए एक अलग अलग ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, इसका तू ऑडिट करेगा, इसको तू ऑडिट करेगा, इसका तू ऑडिट करेगा, और मेन हेड ऑफिस का ऑडिटर अलग होता है। तो मेन हेड ऑफिस का ऑडिटर क्या करेगा, इन सब ऑडिटर्स की रिपोर्ट एक साथ जमा करेगा, पढ़ेगा और फिर खुद का रिपोर्ट बनाएगा। हाँ, तो ये अलाउड है क्या? यस। तो वो सब ऑडिटर से देखो, रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस ऑफ अ कंपनी अ पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर हैज सेंट, मतलब जो मेन सीए है वो छोड़ के ब्रांच का सीए है, तो ब्रांच का सीए जो है वो उसकी रिपोर्ट अपन ने मंगाना और उस बेसिस पे अपन अपनी रिपोर्ट बनाना। Whether the company's balance sheet and profit and loss account dealt with the report are agreeing with the books of accounts। तो ये अपन ने कहां पे पढ़ा था? हाँ, अकाउंट इंटरनल कंट्रोल तक नहीं जाने का, सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बैलेंस शीट से मैच होना, ये पहले पेज पे सीखे थे। ओपिनियन, ओपिनियन किस बेसिस पे देते? अकाउंट एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैच होना। एस्पेक्ट्स में भी चेक करे थे 11 एस्पेक्ट्स की अकाउंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच होना, तो यहाँ पे भी चेक करना। Whether in his opinion फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते कि नहीं चेक करो। ये क्या कर रहे हैं अपन कब से? ड्यूटी टू रिपोर्ट कर रहे हैं कब से, कि अपनी क्या क्या ड्यूटी है, ड्यूटी टू साइन चेक करे, सर्टन मैटर्स जहां पे निगेटिव नहीं है, जिसमें वो था कैश में सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस प्रिजुडिशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डिपॉजिट्स बोल के नहीं बताए लोन को, इन्वेस्टमेंट लॉस पे सेल नहीं होना, शेयर्स अगर कैश में सेल हुए तो अन कैश रिसीव्ड नहीं है, प्रॉपर्ली रिपोर्ट होना चाहिए, मेयर बुक एंट्रीज नहीं होना, ये सब चेक करना। कंपनीज एक्ट ने बोला बहुत कुछ चेक करना है, पर ये तो चीजें कंपलसरी चेक करो, ऐसा कंपनीज एक्ट बोल रहा है। और आईसीआई ने क्या बोला, ये चेक करो, गलत है तो लिखो, गलत नहीं है तो हाँ कुछ करने की जरूरत
नहीं है। ड्यूटी टू रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट क्या क्या अपन शेयर होल्डर को, अपने को बोले शेयर होल्डर आओ तुम बताओ हमको, तो अपन क्या क्या बताएंगे शेयर होल्डर को, कि क्या बताएंगे, कंपनी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कर रही कि नहीं, मेरे हिसाब से ओपिनियन बराबर है कि नहीं, तुमने तुम्हारे हिसाब से लिटिगेशन के ऊपर प्रॉपर प्रोविजन बनाया है कि नहीं, जो लॉसेस हो सकते वो लॉसेस बुक करे कि नहीं कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से, आईपीएफ को डिले हुआ क्या, ये रिपोर्ट करना है, मेरे काम है ये। तुम्हारे हिसाब से जितने बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए तुमने मंगाए कि नहीं, ब्रांच के ऑडिटर के पास से रिपोर्ट मंगाए कि नहीं, ये सब तुमको देखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करे कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मैटर व्हिच हैव बीन एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग। हाँ, ऑब्जर्व ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो एडवर्स इफेक्ट करे, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, तो उसके ऊपर मुझे कमेंट देना पड़ेगा कि क्यों गलत हुआ। हाँ, whether director is disqualified of being appointed as a director, ये पढ़े थे कि नहीं तुम, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर हुआ कंपनीज एक्ट में। ओके, अगर 3 एजीएम कॉन्स्टेंटली नहीं हुए, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल से नहीं बनाए, या एजीएम नहीं लिए तुम, तो डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन आता है। तो डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं चेक करो। Any disqualification, reservation or adverse remark relating to the maintenance of accounts and matters connected with it. कोई भी कमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर है तो मैं बोलना चाहिए। डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन बाजू में लिखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए या एजीएम नहीं लिए, एजीएम नहीं लिए या बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए, डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत सारे हैं पर ये वन ऑफ द है जो तुमको याद होना चाहिए। अभी ये नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है कंपनीज एक्ट के थ्रू, आईएफसीज। ये क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो अभी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बेसिकली क्या है कि चेक करो, इंटरनल कंट्रोल तो काम है, मेंटेन करना किसका काम था, कंपनी का, और अपना काम क्या था, चेक करना। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं, ये तुमको चेक करना है। बट सबसे पहले ये चेक करो कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कौन से कंपनी के लिए चेक करना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन क्या है। मैंने पहले भी बोला था कि एप्लीकेबिलिटी सेक्शन के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो रोटेशन का है, ऑडिट कमिटी का है, एंड तीसरा ये है आईएफसी। ठीक है, तो आईएफसी की एप्लीकेबिलिटी अपन चेक करेंगे कि किसको किसको एप्लीकेबल है और किसको किसको नहीं है। एप्लीकेबिलिटी क्या है आईएफसी की, एप्लीकेबल किसको कंपलसरी एप्लीकेबल है, पब्लिक, लिस्टेड नहीं बोला है, पब्लिक मतलब पब्लिक लिस्टेड हो कंपलसरी आईएफसी एप्लीकेबल है। किसको कंपलसरी नहीं है, ओपीसी एंड स्मॉल को नहीं है। अब स्पेसिफिक क्राइटेरिया किसके लिए बचा, प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी को कब एप्लीकेबल, एग्जम्प्ट इफ ऐसा बोला है, एग्जम्प्ट इफ टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे, बोरोइंग 25 करोड़ के नीचे। मतलब क्या हो गया इनडायरेक्टली, हाँ, ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हुए तो नहीं होगा। इनडायरेक्टली ये क्यों कंप्लीट करना, इन्होंने क्या लिखना था, टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर और बोरोइंग्स 25 करोड़ के ऊपर, और अगर डाल दिए तो भी काम हो जाता। हाँ, एग्जाम के लिए एंड कंडीशन है, एप्लीकेबिलिटी के लिए, और ये समझा कि नहीं, किसको स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है आईएफसीज, पब्लिक को कंपलसरी एप्लीकेबल है, एक्सक्लूडेड किसको किसको है, ओपीसी एंड स्मॉल को। एंड इसको ऐसा मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा, एप्लीकेबल इफ टर्नओवर मोर देन और borrowing मोर देन 25 करोड़, तो इनडायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा। एक तो इन दोनों में से एक टूटना चाहिए तो एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर इन दोनों के दोनों नीचे रहे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बात वही चाहिए। तो एप्लीकेबिलिटी वैसा था। सच अदर मैटर्स, such other matters as may be prescribed, रूल 11 ऑफ द कंपनीज रूल्स क्या क्या है,
आईएफसी में क्या क्या चेक करना है? वेदर कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट इफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन ऑन इट फाइनेंशियल पोजीशन। हाउ घूम फिर के सब चीजें वही जा रही है। फोरसीएबल लॉसेस एंड ट्रांसफरिंग द अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये पहले ऊपर पढ़े थे कि नहीं? तीनों के तीनों। द वेदर, एक मिनट, इसलिए मैं यहां से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब whether the management has required that the best of his knowledge and belief other than the disclosure in the notes to accounts, no funds have been advanced or loaned or invested. No funds have been advanced, loan or invested by the company to or any other person including foreign entities with the understanding whether the recorded in writing or otherwise that the land or investment in other person or entities identified in the manner whatsoever on behalf of the company. इनडायरेक्टली कंपनी ने अपने फंड्स किसी को लोन पे दिए हैं कि नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन लेंड नहीं करना किसी और को, पर्सन को, अगर किए हैं तो रिपोर्ट करो। तो ये आईएफसी के अंदर ऐड किया, ये नया पॉइंट है तुम्हारे मतलब सिलेबस में ऐड हुआ था। हाँ, whether the management has represented that to the best of his knowledge and belief other than the disclosure and whatsoever, no funds have been received by the company to lend or invest other person and entities on behalf of the funding party to provide the guarantee or securities. हाँ, ये क्या बोला है कि ऑन बिहाफ पे नहीं करना, ये खुद से नहीं करना और ये ऑन बिहाफ नहीं करना है। ऊपर वाला लिखो खुद से नहीं देना, ये बोला है कि किसी के बिहाफ पे नहीं देना। रिसीव, यहाँ पे क्या बोले हैं देखो कि फंड्स अपन ने नहीं देना, और यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने मुझे दिए और मैंने किसी और को दिए। ए कंपनी बी, ए ने मुझे दिया और कंपनी ने बी को दिया, ये इधर है। और ये वाला क्या है, कंपनी ने डायरेक्टली बी को दिया, ये नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन सच, ये निकाले क्या, ए कंपनी बी, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। Based on such audit procedures that the auditor has considered reasonable and appropriate in circumstances, nothing came to their notice that has और ऑडिटर इसके ऊपर बोलेगा कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो ये मटेरियल है कि नहीं चेक करने का काम ऑडिटर का है। ऊपर वाली चीजें मटेरियल। छोटा मोटा अमाउंट दिया है तो ठीक है, अगर बड़ा अमाउंट है तो अपने को चेक करना पड़ेगा। अभी इसके नीचे अपने को है, एक मिनट, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, उसका एक चार्ट है।